Hello, good morning. So this will be our lecture one on pericyclic chemistry. All right. Just a minute. I hope you people are able to see the screen. All right. So just a minute. Hmm. Okay. So first we will discuss what all we will cover in this lecture. So pericyclic chemistry is a very scoring topic. ठीक है. यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, it is a very scoring topic. And second thing is, it's very easy topic. But जो evolving situation है ना? The evolving situation is like that कि UPSC is moving from this EG, now it's at the medium, यानी it is asking medium level of question. So what we will do, we will extrapolate this medium type of question into some advanced problem also. ठीक है? So we will stick to the exact format of the UPSC CSC, and we will try to move around from easy to medium to advanced level of problems. तो इसमें होता क्या है, इट्स वेरी, लेट्स स्टार्ट. तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अब तक हमने पढ़ा क्या है, उसको हम कंपेयर करते हुए चलेंगे. जस्ट अ मिनट. तो इफ वी टॉक अबाउट, थोड़ा सा टॉपिक्स को कोरिलेट करते हुए चलें. तो सो फार वी हैव स्टडीड ऑर्गेनिक reaction mechanism. So in organic reaction mechanism, what we have done, substrates होंगे. ठीक है. सबस्ट्रेट पे क्या होगा, रिएजेंट अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा. फिर उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगा. फिर इसके बाद क्या होता था, प्रोडक्ट. और जो ये पूरा प्रोसेस हुआ यहाँ से यहाँ तक बनने का, इसी को क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. इसके अंदर एक टॉपिक हमें पढ़ना है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म. क्यों इसको हम डिले करते चल रहे हैं? फर्स्ट आई हैव प्लान टू कवर इट while covering name reactions, but what I thought, I have restructured the course. अब study of organic reaction mechanism we will cover it after the pericyclic, क्योंकि there is a correlation now. तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में ये कर लिया. फिर इंटरमीडिएट में हमने इंटरमीडिएट पढ़ लिया था अलग अलग टाइप्स के. एंड देन वी हैव डन द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन डिटेल. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है, SN1 SN2 ARSN1 ARSN2, बेंजाइन मैकेनिज्म. ठीक है. All the types of reaction we have done, and we have also covered the name reaction part. The interesting part, if we compare this organic reaction mechanism, this part will be the missing component. ठीक है. और सेकेंडली यहाँ पे कोई रिएजेंट भी हम यूज नहीं करते हैं. तो ये दो पार्ट मिसिंग रहेगा किसमें, व्हेन इट कम्स टू पेरिसाइक्लिक. तो पेरिसाइक्लिक में क्या करेंगे, क्या चेंजेस आएंगे. अब हम जब सब्सट्रेट लेंगे तो इसके पास दो ही रूट रहेगा. या तो ये थर्मल रूट से जाएगा, या तो ये फोटोकेमिकल रूट से जाएगा. और ये कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाएगा. ठीक है. वो क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट्स बनाएंगे अपने अपने पाथ से, और फाइनली वो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक. इसमें एक पर्सपेक्टिव क्या था, स्टीरियोकेमिस्ट्री का पर्सपेक्टिव. तो रिएक्शंस क्या होते थे, या तो स्टीरियो सेलेक्टिव होते थे, या तो स्टीरियो स्पेसिफिक होते थे. इस केस पे भी सेम सेम सिनेरियो आएगा, सेलेक्टिव और स्पेसिफिक बोथ. लेकिन मोस्टली स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हमें इन जनरल हमें क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे. ऑलराइट. तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है.
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें मिला कि केवल ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है, हमें क्या मिसिंग है, हमको इंटरमीडिएट नहीं दिखेगा। देन रादर देन रिएजेंट, ठीक है, व्हाट वी डू कि हमें केवल थर्मल कंडीशंस और फोटोकेमिकल कंडीशंस पर रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके उससे हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। तो वी हैव कंपेयर्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, वी हैव स्टडीड सो फार एंड द नेम रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, एंड देन पेरिसाइक्लिक। नाउ, तो अगर हम जनरल फीचर्स की बात करें, पहले वी टॉक अबाउट द जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में क्या होगा, पहला तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं, बट इट डजंट मीन कि स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं वो साइक्लिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जो हमारा सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट है दोनों चीज, ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड रिएक्टेंट, बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ होंगे और साइक्लिकल फॉर्म में होंगे। तो जो ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी वो क्या होगी, साइक्लिक होगी। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों सेम होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट इसके अंदर नहीं बनता है। ठीक, अब देखो लार्जली इसमें क्या हम देखेंगे कि जो भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है वो क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं। ऑलराइट, सिग्मा बॉन्ड विल चेंज इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल चेंज इनटू सम सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड will change into pi bond and pi bond will change into sigma bond. ओवरऑल अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, देन दे विल बी डिटरमाइंड बाय द ऑर्बिटल सिमेट्री रूल्स। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री। ऑर्बिटल की सिमेट्री का कंजर्वेशन होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि इसमें कोई रिएजेंट नहीं यूज हो रहा है, देर इज नो रिएजेंट यूज्ड, तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री को कर रहा है, क्योंकि केमिकल क्या होगा, कम यूज होगा। जब केमिकल कम यूज होगा तो कॉस्ट विल गो डाउन, एंड ओवरऑल द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू द दीज केमिकल्स विल बी लेसर। ऑलराइट, इसलिए scientists have increased the application of pericyclic chemistry rather than the traditional route of organic reaction mechanism. If you talk about the types of reactions, we will see, first we will study the electrocyclic, then we will study the cycloaddition reactions, then we will study the sigma tropic reactions. This in reaction is not in the syllabus directly, but we will study it also. ठीक है, थोड़ा सा in reactions और chiliotropic reactions सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, तो इट इज अंडर द हिडन सिलेबस के अंदर हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये है हमारा ओवरऑल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो इंटरमीडिएट जब हमने बोला है, तो जब इंटरमीडिएट नहीं होगा तो इसका मतलब ना तो कोई रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल, ना तो कोई आयन, कैटायन एनायन, और ना तो कोई रेडिकल आयन। रेडिकल एनायन हमने कहाँ पढ़ा था, बर्च रिडक्शन के अंदर, कैटायन रेडिकल और एनायन रेडिकल, ये सब कुछ नहीं बनना है। ना तो कार्बन बनेगा, ना नाइट्रीन, और ना ही बेंजाइन। ऑलराइट, तो इस तरह से वी हैव कंपेयर्ड द बेसिक्स contrasting feature between the traditional organic reaction mechanism and the pericyclic. So if we draw, like इस एक स्पेक्ट्रम की बात करें, तो दीज आर एट द डिफरेंट स्पेक्ट्रम। जो ट्रेडिशनल केमिस्ट्री है, जो ट्रेडिशनल केमिस्ट्री में क्या आएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पर रिएजेंट और ये सारी चीजें यूज करेंगे। और जो हमारा ये मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, उसके अंदर पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री आएगा। इसमें लेस यूज ऑफ केमिकल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि रिएजेंट्स यूज नहीं हो रहे हैं, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होगा ये। ठीक है, सो दिस विल फॉर्म अ टू डिफरेंट एंड ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेक्ट्रम। ठीक है,
ये यहाँ ऑपरेट करेगा, यहाँ ऑपरेट करेगा। ठीक है, चलो। सो नाउ, तो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इसका मतलब क्या हुआ? इफ वी go through the etymology, if we go through the etymology of electro और साइक्लिक, यानी जो हमारा मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर क्या होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। इनका क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा in a such a way, in a such a way they will undergo the cyclic loop या cyclic rearrangement of electrons। इससे क्या होगा? एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और उसके बाद एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। इट इन्वॉल्व्स बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा एज वेल एज द पाई इलेक्ट्रॉन्स, and they will undergo a rearrangement, cyclic loop या cyclic rearrangement of electrons, which will lead to the formation of a cyclic transition state, which ultimately leads to the formation of product। all right, चलो अब देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर, एक टॉपिक का ओवरव्यू लेते हैं, देन वी विल गो इनटू द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक्स की बात करें तो हमको ये सीखना होगा। सो ओवरऑल दिस टॉपिक, मैं थोड़ा सा अगर इसको बताऊं, दिस इलेक्ट्रोसाइक्लिक is an interface of quantum mechanics। थोड़ा सा हमें क्वांटम मैकेनिक्स आना चाहिए। ऑलराइट, उसका क्वालिटेटिव, नॉट नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आना चाहिए आपको। देन यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, +2 लेवल इज एनफ, मोर देन एनफ। अगर इफ यू नो दीज टू टाइप ऑफ थिंग्स, एंड देन थोड़ा सा एल्कीन केमिस्ट्री इन द पेपर 2, अगर आपको ये तीन चीज का कॉन्सेप्ट पता है, देन यू विल बी एबल टू डू इट। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है फिजिकल केमिस्ट्री का, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी के अंदर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं इन सबको एक साथ मर्ज करके एक बहुत ही सिंपलिस्टिक और क्वालिटेटिव पिक्चर आपको करूंगा। ऑलराइट, यूपीएससी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चंस बनाती है, और ये पूरा टॉपिक ही इन्हीं कॉन्सेप्ट से यूज करके बनता है। तो देखो, सबसे पहले हमें एमओ डायग्राम आना चाहिए। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल we must have a knowledge of एमओ डायग्राम, ड्राइंग एमओ डायग्राम। ठीक है, एमओ डायग्राम ड्रॉ करते समय हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल के लिए सीओ के लिए, एनओ के लिए, ठीक है, बी एन बोरॉन नाइट्राइड के लिए, और फिर अगर हमने होमोसाइक्लिक के F2O2 इन सब के लिए एमओ डायग्राम बनाना सीखा हुआ है। ठीक है, तो उसका यूज आपको आना चाहिए। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है। ऑलराइट, देन सिमेट्री में आपको दो सिमेट्री आपको अच्छे से आने चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जिसको एम बोलते हैं, और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पे हम C2 सिमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, C2 सिमेट्री और एम सिमेट्री। नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, या अगर हम क्वांटम मैकेनिकली डिफाइन करें, जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, एफएमओ थ्योरी, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसी तरह रोटेशन ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कन रोटेशन और डिस रोटेशन। फिर रिएक्शन कंडीशंस की बात करेंगे कि थर्मल का मतलब क्या होता है, फोटोकेमिकल का मतलब क्या होता है, एंड हाउ दीज आर कोरिलेटेड विद ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ये सारी चीजें करेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। देन हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर हम पीवाईक्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। दो तरह के रिएक्शंस होंगे, रिंग क्लोजर, ठीक है, और रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। इसके बाद इसी को फिर जो हमने एरोमेटिसिटी टॉपिक में
पढ़ा हुआ है, 4n इलेक्ट्रॉन्स वाला और 4n+2, यानी एंटी एरोमेटिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट विच इन्वॉल्व 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन वी विल स्टडी एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक, यानी जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरह से क्या हो, इन्वॉल्व हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इन्वॉल्व हो, तो उस केसेस में रिएक्शंस क्या होती हैं। फिर there thereafter we will practice some questions where we need to predict major product and minor product. फिर there will be certain reactions where we need to compare the relative rates. Then there are certain questions where we need to be focused completely on the stereochemistry part. अब अगर हम बात करें पर्सपेक्टिव्स की, ओवरऑल इसके अंदर कॉन्सेप्ट है क्या, तो ओवरऑल क्या है, आपको ऑर्बिटल सिमेट्री समझना है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री समझना है। तो अगर आप ये समझ जाओगे देन यू विल बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है, इट इज गिवन बाय फुकुई, ठीक है। फिर ये क्या है, डिटेल्ड वर्जन है, यानी ये क्या है, डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वर्जन है, डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वर्जन। अब जब इसको ही तुम कोडिफाई कर दोगे, जब इसको ही तुम कोडिफाई करोगे तो उसके लिए क्या, जब कोडिफिकेशन हो जाएगा इस डिटेल रूल का, तो देयर विल बी सम थंब रूल्स जो कि हम सिलेक्शन रूल कह देंगे, एंड वुडवर्ड हॉफमैन रिएक्शंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, वुडवर्ड हॉफमैन रिएक्शंस, वुडवर्ड हॉफमैन रूल्स बोल देंगे, ठीक। जैसे हम लोग अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी पे इफ पढ़े होंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब में देर आर सर्टेन सिलेक्शन रूल्स, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑल दोस थिंग्स दैट इज गिवन इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क कि क्वेश्चंस को एक बेटर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। फिर लास्टली हम एडवांस्ड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस जो हमारा पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री है, इन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऑलराइट। फिर हम लोग क्या करेंगे, पेरीसाइक्लिक में जो 2-3 टाइप के रिएक्शंस हैं, यानी हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक प्लस सिग्माट्रोपिक को मिला के क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रोसाइक्लिक और साइक्लो एडिशन को मिला के क्वेश्चंस बनाएंगे, ये बिल्कुल लास्ट में करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक। फिर हम लोग एडवांस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक भी रहेगा एक ही क्वेश्चन के अंदर, सिग्माट्रोपिक भी रहेगा और साइक्लो एडिशन भी रहेगा और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी रहेगा। तो इस तरह से हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, बेटर समराइज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ if we are able to solve these mixed problems, then our whole concept will be get revisited. All right. So this is the framework. This is the framework of the whole topic of electrocycling. ठीक है। तो आपको if you do some sort of self study, तो try to create some boundaries. What are the different types of things which we are studying? What are the GS में भी आप ये फ्रेमवर्क का यूज किया करो कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं या बन रहे हैं, कौन से लार्ज टॉपिक्स हैं। These things are based upon the understanding of my own experience, ठीक है, जो मैंने 10-12 साल मैंने पढ़ाए हुए हैं या खुद पढ़ा हुआ है जेई में और बाकी जगहों पे। This is the crux of the electrocyclic chemistry. All right. So let's start. अगर अब हम बात करें एक मेजर जो चैलेंज आता है इस टॉपिक में, थोड़ा सा उसकी टिप्स की बात करें, तो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इज अ मेजर चैलेंज। बच्चे पहचान नहीं पाते, क्यों, क्योंकि केवल ये दिया रहता है हीट और HNO दिया रहता है, क्योंकि देयर इज नो रिएजेंट यूज। तो बच्चा सोचता है कि यार ये पेरीसाइक्लिक हो सकता है, फिर पेरीसाइक्लिक में वो सोचता है कि यार इलेक्ट्रो होगा कि सिग्माट्रोपिक होगा कि साइक्लो होगा कि इन होगा या चिलोट्रोपिक होगा, या फिर फोटोकेमिस्ट्री के अंदर सेम हीट तो होगा नहीं, फोटोकेमिस्ट्री में हम लोग HNO यूज करते हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल कंडीशंस। तो क्या ये फोटोकेमिकल का रिएक्शन है या पेरीसाइक्लिक का है। फिर एक प्रॉब्लम आती है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में भी में हम क्या यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हीट दे दिया तो यू विल गेट कंफ्यूज वेदर एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस और पेरीसाइक्लिक विल टेक्स प्लेस, समटाइम्स इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आल्सो, दैट्स व्हाई अभी मैंने इसको होल्ड पे किया है। अब इसमें भी क्या करता है, इसमें हीट कर देगा और रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने लगती है।
तो दिस इज द मेजर चैलेंज विच यू विल फेस, कि पेरिसाइक्लिक में तो दोनों पाथवे पॉसिबल है, हीट भी और एचएनयू भी। हीट आएगा तो तुम किससे कंफ्यूज हो गए, यू विल गेट कंफ्यूज विद द एलिमिनेशन। इधर एलिमिनेशन हो सकता है या रीअरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन अगर एचएनयू आ गया तो यू विल गेट कंफ्यूज कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होना है, फोटोकेमिस्ट्री होगी या पेरिसाइक्लिक होगी। तो दिस इज द मेजर चैलेंज। और फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ओनली आवर क्वेस्ट टू इन होल ड्यूरिंग होल टॉपिक, कि हम लोग इस डायलेमा को कैसे दूर करें। तो एज ए टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टू मेक यू हैव अ वेरी वेरी क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बस लीनियरली पेरिसाइक्लिक टॉपिक चल रहा है तो पेरिसाइक्लिक मैंने पढ़ा दिया और छोड़ दिया। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होना है। तो पेरिसाइक्लिक आप पढ़ रहे हो तो आपको फोटोकेमिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, इसको भी लॉजिकली सोचना है। और अगर हो रहा है तो क्या टिप्स होंगे, कैसे ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स हैं जो जिससे कि हम ये जीरो जीरो डाउन कर सकें, कंफर्म कर सकें कि इट विल फॉलो अ पेरिसाइक्लिक पाथ, नॉट द एलिमिनेशन, नॉट द रीअरेंजमेंट एंड नॉट द photochemical route. All right, and if at all it follows the photochemical route, then in that case we will draw the photochemical product also. ठीक है, तो दिस इज आवर मेन क्वेश्चन। चलो नाउ अब हम थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग यूज करेंगे, थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स यूज करेंगे, और ये टॉपिक आज का हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट दिस, तो वी ऑल हैव स्टडीड कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हम पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, वो हम देख लेते हैं, उसको लाते हैं यहाँ पे। तो जनरली हम ये मानते हैं ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। ऑलराइट, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या बोलते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, ये ये C1 कार्बन है और ये C2 कार्बन है। ये यहाँ पे पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा। ठीक, और सिग्मा कैसे बना होगा, कार्बन है, ये इसका पी बॉन्ड, पी ऑर्बिटल रहा होगा, ये इसका पी ऑर्बिटल रहा होगा, ये दोनों कंबाइन किए होंगे। ऑलराइट, ये छोटा हो गया और ये काफी बड़ा सा, और ये काफी बड़ा सा, इस तरह से क्या होगा, हाइब्रिडेशन हुआ होगा। तो ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। अब इसके अंदर एक हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एडवांस करते हैं थोड़ा। अब देखो, इसके अंदर प्लस ये रहा होगा, ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यानी सेम सेम है, तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये प्लस रहा होगा, ये प्लस, ये माइनस, तो ये दोनों जुड़ के ये क्या हो गया, प्लस, तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब भी बॉन्डिंग होगी, चाहे सिग्मा बॉन्डिंग चाहे पाई बॉन्डिंग, तो पहला रूल हमने क्या देखा, रूल 1, कि जब भी सिग्मा या पाई बॉन्डिंग होगी, इट विल बी थ्रू ओनली कंस्ट्रक्टिव, सिग्मा प्लस बाई बॉन्डिंग थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये क्या है, मॉलिक्यूल लेवल पे हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक एनर्जी रिस्ट्रक्चरिंग, यानी जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, अलग अलग अगर वो एनर्जी पे है, दे विल कम एट द मीन एनर्जी लेवल। ठीक है, उसी तरह सिमेट्री, तो दो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं हमेशा। सिमेट्री भी क्या होगी, सिमिलर सिमेट्री होनी चाहिए, और एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनर्जी एंड सिमेट्री एट द मीन पॉइंट, मीन एवरेज पॉइंट। ठीक, अब देखो, इसके अंदर अब हम थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स ऐड करते हैं। हमने ये मान लिया कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी C1 का एटॉमिक ऑर्बिटल और C2 का, अब इस पे अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स का पर्सपेक्टिव डाल दें तो ये हो जाएगा psi1 और ये हो जाएगा psi2। यानी इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल 1 है वो हो जाएगा psi1 और ये हो जाएगा psi2, एटॉमिक ऑर्बिटल 2। अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल 1 और एटॉमिक ऑर्बिटल 2 को हम क्वांटम मैकेनिक्स पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक पर्सपेक्टिव, ध्यान से देखो, तो ये क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स पर्सपेक्टिव ये कहता है कि एज पर LCAO मेथड, LCO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक
ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में ढेर सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं? दो। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? दो। दो एटॉमिक ऑर्बिटल और दो यू। फिर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, ये इसको हाफ में डिवाइड कर दो, यानी 1/2 × 2 और 1/2 × 2। तो जो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 और 1, यानी एक जो होगा वो क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ जो होंगे वो क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ से हमें क्लियर हो गया। हाफ यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल थे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, उसके हाफ बॉन्डिंग हो गए और उसके हाफ एंटी बॉन्डिंग हो गए। तो ये बेसिक सा क्वांटम मैकेनिक पर्सपेक्टिव से हमें ये पढ़ना है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग किस बेसिस पे बोल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग पर्सपेक्टिव से ये बोल रहे हैं कि हमारा जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है? वो कंस्ट्रक्टिव अगर हो रहा है, यानी प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग। और ये स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, यानी लो एनर्जी। लो एनर्जी यानी मोर स्टेबल। और अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ, तो ये क्या होता है? डीस्टेबलाइजिंग डीस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन। और जो ये डीस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है, इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, हाई एनर्जी होगी, और लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। तो अगर मैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की जनरल बात करूं, किसकी? एनर्जी की। किसकी एनर्जी ज्यादा होनी है? एनर्जी विल बी हायर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, चलो ये हमारा क्लैरिटी कुछ कुछ हमें आ रही है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इसका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर लें अगर अच्छे से, तो हमारा कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एमओ समझ गए अच्छे से, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी इन अ स्टोरी फॉर्म। अगर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एमओ समझ गए, तो जो मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो मेरा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन या तो हमारा अगर बॉन्डिंग इंटरैक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर एंटी बॉन्डिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम बात करते हैं इसको हम एनर्जी के टर्म में, अगर हम इसको एनर्जी के टर्म में वो कर दें, क्लासिफाई कर दें, तो दो तरह की एनर्जी आएंगी, है ना? मतलब तीन तीन तरह की चीजें आएंगी। पहला ये होगा कि जो सबसे हाईएस्ट होगा, क्या होगा? हाईएस्ट, जो हमारे काम का है, उस तरह से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये सपोज करो ये हाईएस्ट एनर्जी हो गई, और ये क्या हो गई? लोवेस्ट एनर्जी। इसको हमने मान लिया लोवेस्ट। ये क्या हो गया? लोवेस्ट। ध्यान समझो, तो ये क्या हो गया? लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। ये क्या हो गया? हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। तो एनर्जी के बेसिस पे ये हो गया। अब अब बात करते हैं ऑक्यूपेंसी की, बात करते हैं ऑक्यूपेंसी। तीन केस आएंगे। कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, सपोज करो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना, ठीक, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना। तो हुन्स रूल क्या कहता है? ऑक्यूपेंसी की बात करें तो हुन्स रूल लगाएंगे। अगर एक ऑर्बिटल है तो ये क्या हो सकता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये पूरी तरह से फिल्ड हो, ठीक। तुम इसको बोलेंगे
ऑक्यूपाइड, फुल्ली ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपाइड, ठीक। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये मान लो जीरो भरा हुआ है, इसमें क्या हो गया, एक भरा हुआ है, ये क्या हो गया, जीरो भरा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनऑक्यूपाइड। ये क्या हो जाएगा, अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाएगा, पार्सली ऑक्यूपाइड या सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या बोलेंगे, सिंगली ऑक्यूपाइड, या इसका नाम हम बोल दिया हमने पार्सली ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, हमने कितनी तरह से इसको रीअरेंज कर दिया, इंट्रैक्शन के बेसिस पे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी के बेसिस पे, हाईएस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी, और जो बीच के हुए, जो ये बीच के हुए, ये क्या हो गए, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एनर्जी। फिर हमने ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे बात कर ली कि ये होते हैं। अब चलो, अब हम लोकेशन के ऊपर बात करते हैं, जस्ट इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है। अब हम किस पे बात करेंगे, लोकेशन के ऊपर, कि हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसका फिजिकल लोकेशन क्या है। तो इसके इसके लिए हमको समझने के लिए हमको एक पॉलीन लेना होगा। एल्कीन होता है ना, उसी तरह पॉलीन, ठीक। पॉलीन में चलो हम डाइन ले लेते हैं, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल एक लेते हैं, ये हमने बनाया, पढ़ा हुआ है पहले से। ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन, पॉलीमर में भी पढ़ा हुआ है इसको। और हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन डाइन पढ़ा हुआ था, उसमें भी हमने काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और ये चीजें पढ़ी। अगर मैं इसका एमओ डायग्राम बनाऊं, सिंपलिस्टिक डायग्राम बनाऊं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टर्मिनल वाले ऑर्बिटल्स हैं इसको हमने पर्पल से दिखा दिया, और जो इसमें अंदर वाले ऑर्बिटल्स हैं वो किससे हो गए, इससे हो गए, ठीक। तो ये मान लो इससे बॉन्डिंग हो रखी है, ठीक, इससे। अब ध्यान से देखो, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो हमारा क्या है, ये क्या हो गया, टर्मिनल, ठीक। तो ये जो अंदर हो गया, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनल। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ये अंदर वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है, नॉन, इन, यानी इसको इसको सॉरी जस्ट, ये जो स्काई ब्लू कलर है, ये क्या हो जाएंगे, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या हो जाएंगे, फ्रंटियर एमओ। और जो ये होंगे, ये क्या होंगे, नॉन फ्रंटियर। ये क्या होंगे, नॉन फ्रंटियर एमओ, क्लियर। तो चार तरह से हमने डिवाइड किया किसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, इंटरेक्शन के बेसिस पे, ऑलराइट, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी, हाईएस्ट, लोवेस्ट, ऑक्यूपेंसी, होल्ड के हिसाब से, ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड और सिंगली ऑक्यूपाइड, देन लोकेशन के बेसिस पे, फ्रंटियर एमओ और नॉन फ्रंटियर, जो बीच में है, जो मॉलिक्यूल के जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या हो गए, ये सबसे बाहर वाले हैं, एक्सपोज्ड हैं, तो ये क्या हो गए, फ्रंटियर। और ये जो अंदर वाले हैं, ये क्या हो गए, अनएक्सपोज या नॉन फ्रंटियर। इज दैट क्लियर। चलो, बेस्ड अपॉन दिस अब हम क्या करेंगे, इन चारों कॉन्सेप्ट को मर्ज करते हुए कॉन्सेप्ट को मर्ज करेंगे। अब देखो, यहां से एक कॉन्सेप्ट आएगा होमो का, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। अब ये सेंस देगा आपको। फिर एक आएगा सोमो, सिंगली ऑक्यूपाइड एमओ। फिर आएगा लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड एमओ। फिर आएगा एफएमओ, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ these keywords which we will use in this topic, अब ये सेंस दे रहा है। ये कैसे बने, ये तीन टर्म्स कैसे बने हैं, हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को इसके साथ ओवरलैप कर दिया है। यानी
होमो कौन सा होगा? जो हाईएस्ट इन एनर्जी, लेकिन अनऑक्युपाइड ऑक्युपाइड नहीं, किसमें? जितने भी ऑक्युपाइड होंगे उसमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा, उस वाले की बात हम कर रहे हैं। हम जब लोवेस्ट बोल रहे हैं तो लोवेस्ट ऑक्युपाइड नहीं बोल रहे हैं, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, यानी जो अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स होंगे और जो सबसे नीचे पाया जाएगा एनर्जी के टर्म में। यानी पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ढेर सारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं पहले, फिर ये क्या करते हैं, ढेर सारे एमओ बनाते हैं। ठीक, ये एमओ को जो हम एनर्जी वाइज वो करते हैं, मान लो साई वन हुआ, एक साई टू बना, एक साई थ्री बना, और एक साई फोर बना, और एक साई फाइव बना, और एक साई सिक्स बना। इसमें जो होंगे, सपोज करो कि ये तीन ऑक्युपाइड हो गए, क्या हो गए? ऑक्युपाइड। और ये क्या हो गए? अनऑक्युपाइड हो गए। ठीक है, तो इस ऑक्युपाइड में ये सबसे ज्यादा है, ये भरा हुआ है और सबसे ज्यादा एनर्जी का है, तो ये क्या हो जाएगा? होमो। क्या हो जाएगा? होमो। ये सारे क्या है? अनऑक्युपाइड, लेकिन इसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है? इसकी। तो ये साइफोर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लूमो। क्या हो जाएगा? लूमो। तो अब आई गेस इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि these terms are nothing but ये simplistic version है, the most simplest explanation जो हो सकता है। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे इसको तोड़ के आपको समझाने की कोशिश की है। ऑल राइट, आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जस्ट मिनट। ठीक है, तो अब चलो एक कहानी समझ लेते हैं। जब हमने एक एल्कीन लिया ना, जब हमने एक एल्कीन लिया, उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके अंदर पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? ये जो ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके हाइब्रिडेशन होके ऐसे बन जाएगा। पाई वाला अपराइट रहेगा और ये इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बनने का तरीका हो गया। अब एल्कीन से फिर हम जब डाइन जाएंगे तो हमें यहाँ पे जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स पे जो हमें पाई बॉन्ड दिखेंगे वो क्या कहलाएंगे? फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो ये अंदर होंगे वो क्या होंगे? नॉन फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब हम पॉलीन की बात करेंगे, ध्यान से देखो, इस पॉलीन वन को देखो, क्या अंतर है, इस पॉलीन टू को देखो, और इस पॉलीन थ्री को देखो। अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? ये तो कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, यानी 135 हेक्सा ट्राइन है ये। तो इसमें छह वेव फंक्शंस बनेंगे, सिक्स साई बनेंगे। ठीक है, साई वन से लेके साई सिक्स तक। ये क्वांटम मैकेनिक्स से थ्रू हमने देखा कि ईच पी ऑर्बिटल विल बी कंसिडर्ड एज ए वेव फंक्शन। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो सिक्स आई है, इसका मतलब सिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इससे क्या देंगे? सिक्स एमओ देंगे। सिक्स एमओ हाफ किसमें टूट जाएंगे? हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और हाफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी हम ड्रॉ करना सिखाएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपको पॉलिन मिला तो आपको जो जीओसी में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, कि आपको नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस तरह का ट्राइन है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरा एच है वो यहाँ पे है, जो मेरा एच है यहाँ पे है, जो मेरा एच है यहाँ पे है, एच हमारा यहाँ पे। मैं इसको एम ई कर दे रहा हूँ, है ना, ये एच कर दे रहा हूँ। मैं इसको एम ई कर दे रहा हूँ। जस्ट, ठीक है, इसको एम ई कर दिया। एम ई, एम ई, एम ई, एम ई। ठीक है, लेट मी हाईलाइट दिस एम ई, दिस टर्मिनल एम ई। तो अब देखो, मुझे
बताना है कि हर एल्कीन क्या है, ई है या जेड है या सिस है या ट्रांस है। तो सिस ट्रांस कब लगता है, कब इजेड लगता है, तीन तरह से नॉमेनक्लेचर हमें समझना पड़ेगा। इजेड, सिस ट्रांस और सिन। तो पहला तो कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि अगर आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में ज्यादा वैल्यू एडिशन करना है और ज्यादा मार्क्स पाना है तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट द इजेड, स्पेशली इजेड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, चलो, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर हमने क्या किया था, हमने क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया देयर आफ्टर। यहाँ पे हम ईच पी ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन मान ले रहे थे और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लगा के वहां पे हम क्या कर रहे थे, अलग अलग टर्म्स जनरेट कर रहे थे और कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन लीनियरली, ठीक है, and they will lead to the n number of molecular orbitals, n number of molecular orbitals. Now these molecular orbital based upon location, they will be termed as frontier and non-frontier, ठीक है। फिर based upon energy they will be termed highest energy orbital या lowest energy या intermediate. Based upon occupancy they will be termed either unoccupied or occupied. ऑक्युपाइड में भी वो या तो फुल्ली ऑक्युपाइड होंगे या हाफ होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगली ऑक्युपाइड। क्या बोलेंगे, सिंगली ऑक्युपाइड। और जब हम एनर्जी और ऑक्यूपेंसी का कॉन्सेप्ट को मिला देंगे तो हमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो तरह से हम देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट वन है, कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू और कॉन्सेप्ट थ्री। तो ये क्या करेंगे, ये इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट व्हेन दे इंटरेक्ट दे विल लीड टू टू डिफरेंट सिनेरियो। कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दे विल बी टर्म्ड एज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो दिस इज द समरी। एल्कीन पे चले, फिर डाइन पे चले, फिर पॉलीन पे चले, फिर हमने नोमेनक्लेचर सीखा। देन देयर आफ्टर वी अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, देन हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आप बाउ रूल, हून्स रूल, ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। अब देखो, हमने पेपर वन के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रखी थी। तो हुन्स रूल क्या कहता है, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में या किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन एट मैक्स हो सकते हैं। और जो ये टू इलेक्ट्रॉन एट मैक्स होंगे, दे, सॉरी ये नहीं है, हमको यहाँ पे पाउली का प्रिंसिपल पढ़ना होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, टू इलेक्ट्रॉन एट मैक्स होंगे। दूसरा क्या बोलता है, डिफरेंट स्पिन के होंगे और इनके चारों क्वांटम नंबर, ऑल फोर क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम। मतलब अगर तीन सेम हो सकते हैं एट मैक्स, लेकिन कम से कम एक कोई क्या होगा, ऑल फोर क्वांटम नंबर कैन नॉट बी सेम। यानी अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि यहाँ है, तो इसका हो सकता है एन सेम हो, एल सेम हो, एम सेम हो, बट इसका, ये तीनों तो सेम हो जाएंगे, बट जो स्पिन होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कुछ ना कुछ एक, कुछ भी उसका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है पाउली। हुन्स रूल क्या बोलता है कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी तीन ऑर्बिटल्स इस तरह से हैं मान लो, ठीक है, एमओ में बना रहे हो या किसी भी तरह बना रहे हो, तो पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम पहले ही क्या कर दो, दो भर दिया और इस पे नहीं भरा, ऐसा नहीं होगा, नॉट अलाउड, फॉरबिडन। ये क्या होगा, अलाउड होगा। और आप बाउ रूल क्या बोलता है कि अगर डीजनरेट नहीं, ये क्या है, अलग अलग एनर्जी के एमओ है, अगर अलग अलग एनर्जी के एमओ है तो सबसे पहले लोवेस्ट वाले से स्टार्ट करोगे, लोवेस्ट एनर्जी से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग लोवेस्ट एनर्जी से स्टार्ट होगी और हाईएस्ट एनर्जी पे जाएगी। तो इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। तो अबाव रूल क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग बताता है, लोवेस्ट
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग बताता है इन केस ऑफ एमओ आल्सो। ठीक है, और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन बता रहा है। और जो हुन्स रूल है ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बता रहा है कि पहले क्या होगा, अगर डीजनरेट केस आ गया तो हॉरिजॉन्टली पहले सबको सिंगली ऑक्युपाइड होगा, फिर पेयरिंग होगी, यानी पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन विल गेट इनटू ईच। सेम एनर्जी का अगर रहेंगे तो भाई सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब पाउली क्या बोलता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर केवल दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरा नहीं आएगा। एट मैक्स टू इलेक्ट्रॉन्स आर परमिसिबल। और उनकी उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है, वो डिफरेंट स्पिन के भी होने चाहिए। तो दीज रूल्स विच वी हैव स्टडीड इन द केमिकल बॉन्डिंग एट द इन क्लास 11th, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। ठीक है, ग्रुप थ्योरी क्या होता है? ग्रुप थ्योरी इज ए वेरी वेरी लास्ट सब्जेक्ट इन एमएससी फाइनल ईयर। ठीक है, बट ग्रुप थ्योरी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है, ध्यान से समझो, कि ग्रुप थ्योरी के अंदर हमको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल, आई विल कस्टमाइज इट एज पर द नीड्स ऑफ पेरिसाइक्लिक rather than you know beating around the bush। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हमें दो चीजें पढ़नी होती है। पहला एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑलराइट, तो थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कोरिलेट करते हुए चलूंगा और थोड़ा सा डे टू डे लाइफ से। अब अगर हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अगर मैं एक सिंपल सा, ये मैंने क्या ले लिया, सपोज करें कि स्क्वायर है ये। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, एक ये क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन है। ये क्या है? एक इमेजिनरी प्लेन है। इससे मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को यहां से काट दिया। तो ये जो हाफ पार्ट बचा और ये जो हाफ पार्ट बचा, ये क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज, सेम टू सेम है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरी क्या हो गई, एक ऐसा प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो कि इस मॉलिक्यूल को दो में तोड़ दे रही है। फिर मैं इसको अगर ऐसे काट दूं, तो जो मेरा ये हाफ पार्ट बचा, जो मेरा ये हाफ पार्ट बचा और जो मेरा ये हाफ पार्ट बचा, ये क्या है? सेम है। तो मैं बोलूंगा ये मेरा क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री टू हो गया। फिर मैं इसको यहां से काट दूं, सपोज करो यहां से मैंने काट दिया, तो ये वाला जो मेरा पार्ट बच रहा है, ये वाला जो मेरा पार्ट बच रहा है और जो मेरा ये वाला पार्ट बच रहा है, ये क्या है? ये एक दूसरे के मिरर रेप्लिका है। ठीक है, ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री थ्री। इसी तरह एन नंबर्स ऑफ प्लेन हमें मिलेंगे, डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो पहली कंडीशन क्या है कि पहली तो एक प्लेन होना चाहिए, इमेजिनरी प्लेन होना चाहिए, इमेजिनरी प्लेन होना होना चाहिए। और जो कट हो पीसेस, वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मिरर रेप्लिका होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? मिरर रेप्लिका होना चाहिए। ऑलराइट, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री ये बोलता है कि सपोज करो एक हमारे पास एक रूम है। ठीक, ये रूम, और इस रूम के अंदर ये इस मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट है, यानी यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट, जस्ट ये सपोज करो यहाँ है। ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, हर तरफ से आओगे तो ये मिड पॉइंट है। अब सपोज करो मैं एक यहाँ पे एक पत्थर रख दे रहा हूँ और यहाँ पे पत्थर रख दे रहा हूँ।
ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जाऊं बिल्कुल डायगोनली अपोजिट, तो अगर मैं चलना शुरू करता हूं, अगर मैं चलना शुरू करता हूं, तो मैं इस सेंटर ऑफ पॉइंट से जा रहा हूं। तो यानी ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि अगर आप मॉलिक्यूल के सेंटर से, अगर आप मॉलिक्यूल के सेंटर से डायगोनली अपोजिट जाते हो, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आपको सेम चीजें मिलनी चाहिए, सेम चीजें मिलनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहां से यहां आता हूं, इस पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया और इस पॉइंट पे मुझे आना है, देखो मुझे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, सेम चीजें मिल रही है। सिमिलरली मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ पहुंच गए, तो ये मुझे सेम चीजें मिली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, अब ये कितने डिग्री पे मिल रहा है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो देखो ये C1 है या C2 है या C3 है या C4 है, इसका मतलब क्या होता है, या C5 है या C6 है, इसका मतलब क्या होता है, C6 है। इसका मतलब ये होता है कि 360 डिग्री अपॉन एन। यानी अगर एन की वैल्यू मैं दो रख एन की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, तो यानी 360 डिग्री जब मैं घूमूंगा तो मुझे सेम चीज मिलेगी। अगर मैं एन की वैल्यू 2 रख दूं, तो यानी 180 डिग्री अगर मैं घूमूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं 3 रख दूं, एन की वैल्यू 3 रख दूं, तो क्या होगा, मुझे 120 डिग्री घूमने पे सेम चीज मिलेगी। तो अपने काम का क्या है, अपने जो केमिस्ट्री इस टॉपिक के अंदर जो रेलेवेंट पॉइंट है वो ये है, यानी एन की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, तो मुझे 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे मुझे सेम चीज मिलेगी। ठीक है, तो हमें हमने ये अच्छे से समझ लिया ग्रुप थ्योरी में कि व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, कि इमेजिनरी प्लेन है जो कि मॉलिक्यूल को एग्जैक्ट मिरर रेप्लिका में ब्रेक करता है। और यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, इसको हम बोलेंगे, इसका जो बोलेंगे एम सिमेट्री। क्या बोलेंगे, एम सिमेट्री। और जो हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री सीखी फॉर द सेक ऑफ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, वहां हमने सीखा C2 सिमेट्री। क्या सीखा, C2 सिमेट्री। C2 का मतलब क्या हुआ कि जब हम मॉलिक्यूल में 180 डिग्री रोटेशन अगर करेंगे तो हमें एग्जैक्ट रेप्लिका मिलेगा। और यहाँ पे हम एक इमेजिनरी प्लेन से जब उसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, जब बाइसेक्ट करेंगे तो वहां पे भी हमको एक मिरर रेप्लिका मिलेगा। और यहाँ पे 180 डिग्री जाने पे C2 सिमेट्री में क्या हुआ, अगर 180 डिग्री हम मॉलिक्यूल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, वी गेट द सिमिलर सिनेरियो। ऑलराइट, तो दिस इज द कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ ग्रुप थियरी फॉर द सेक ऑफ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। आई गेस इट इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, चलो। ये हमारे पास सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जो पेरिसाइक्लिक हमें डील करना है, वो है क्या, इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन। अब इस इथाइलिन की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, अगर हम इस इथाइलिन की बात करें और हम सिग्मा और सिग्मा बॉन्डिंग की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे केवल हम किसकी करते हैं, पाई बॉन्डिंग की बात करते हैं। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, कितने फंक्शन होंगे, psi 1 और psi 2। ठीक, तो अगर देखो ये हमने रख लिया, ध्यान से देखिए, ये चूंकि बॉन्डिंग कर रहा है इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है। यानी प्लस जो है प्लस के साथ जुड़ रहा है, माइनस जो है माइनस के साथ जुड़ रहा है। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमने एक इसका ले लिया एटॉमिक ऑर्बिटल और एक इसका ले लिया, अब यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दिए, यानी ये जो प्लस है ये यहाँ है और ये जो माइनस है वो यहाँ है। तो ये मॉलिक्यूल है मेरा, जस्ट अ मिनट, ये मेरा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो यही दो ऑर्बिटल डायग्राम बन सकता है। एक सिनेरियो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस का, और ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस का। अब देखते हैं इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट हमको कैसे देखना है। तो मॉलिक्यूल का सेंटर कहाँ होगा, ये मॉलिक्यूल अगर दो एटम का, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो यानी इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं अब सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाऊं,
अगर मेरे को मैं C2 सिमेट्री देखूं, यानी मॉलिक्यूल का सेंटर ये है, और मैं यहां से इधर गया हाफ और इधर गया हाफ, तो मुझे क्या मिल रहा है? सेम चीज, माइनस को माइनस मिल रहा है। और अगर मैं यहां से चलना शुरू करूं, यहां चलूं, तो मुझे प्लस से इधर से चला था और यहाँ भी मुझे क्या मिला? प्लस। तो यानी इसमें मेरे को क्या मिल रहा है? ये क्या है? C2 सिमेट्री। ये क्या है? C2 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 180 डिग्री जा रहे हैं। 180 डिग्री जाने पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम वन ट्रेवल कितना कर रहे हैं? कितना थीटा? 180 डिग्री। ठीक है। थ्रू थ्रू सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के सेंटर से जा रहे हैं, पेरीफेरी से नहीं, कहीं से नहीं जा रहे हैं। थ्रू सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के सेंटर जाने पे, कितना जाने पे? 180 डिग्री जाने पे मुझे सेम पॉइंट मिला। तो यानी इसमें मैं बोलूंगा C2 सिमेट्री है। बट इसमें मैं अगर देखूं तो यहाँ मुझे C2 सिमेट्री नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जब मैं प्लस से चल रहा हूं तो मुझे इधर माइनस मिल रहा है, यानी C2 क्या है? C2 absent है। अब चलो ध्यान से देखते हैं। बट अगर मैं मॉलिक्यूल को इस इमेजिनरी प्लेन से काट दूं, इस इमेजिनरी प्लेन से काट दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? एक ऐसा प्लेन मिल रहा है जो मॉलिक्यूल को, इस प्लस ऊपर है, यहाँ भी प्लस ऊपर है, यहाँ नीचे माइनस है, यहाँ नीचे माइनस। ये इसको क्या कर रहा है? ये इसको दो इक्वल हाफ में तोड़ रहा है, यानी C2 absent है बट M प्रेजेंट है। M का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? एक इमेजिनरी मैंने प्लेन ले लिया, इमेजिनरी लाइन ले लिया, जिसको हमने देखा वो बाइसेक्ट करने पे टू इक्वल हाफ में टूट रहा है, मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में तोड़ रहा है। ठीक है। तो C2 में हमने क्या किया था? नाउ इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। हम मॉलिक्यूल के सेंटर से गए और 180 डिग्री गए। ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया? 180 डिग्री नहीं गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल को एक इमेजिनरी प्लेन से काटा, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल एक इमेजिनरी प्लेन से मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में टूट गया। तो यानी इस वाले सिनेरियो के अंदर मुझे M प्रेजेंट है। ठीक है। और इस वाले में C2 सिमेट्री प्रेजेंट। तो ग्रुप थ्योरी से अब हमको अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे हम ये प्लेन दिखना सीख जाएंगे कि कहाँ पे M है, कहाँ पे प्लेन है। ठीक है। ये डिसाइड करेगा, ये आगे चल के डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल के जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, ये किस तरह का रोटेशन करेंगे, ये आगे चल के डिसाइड होगा। पहले अभी हम पहला कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। तो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, कॉन्सेप्ट वन इज क्लियर। मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखो यहाँ पे प्लस से चले, प्लस पे आए, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई मॉलिक्यूल के सेंटर से जाने पे। यहाँ पे हमने क्या किया? मॉलिक्यूल को बीच से काटा, तो हमें एक ऐसा मिरर प्लेन मिला जो कि परपेंडिकुलर है मॉलिक्यूल के प्लेन से। ये क्या है? मॉलिक्यूल का प्लेन है। ठीक है। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मॉलिक्यूल का प्लेन है, और ये वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो M सिमेट्री का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। C2 का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, कितना? 180 डिग्री मूव करने पे, थ्रू सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, थ्रू सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कॉन्सेप्ट और हमारा क्लियर होता है सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पहले ही सीख लिया है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो दो तरह का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। इंट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ। एंटी बॉन्डिंग मतलब प्लस माइनस के साथ और माइनस प्लस के साथ। तो ये क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। और ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। स्टेबलाइजिंग होता है और ये डिस्टेबलाइजिंग होता है। अब अगर हम ऑर्बिटल मोशन की बात करें, जो कॉन्सेप्ट अभी हमें आएगा, ऑर्बिटल मोशन क्या होता है? दो तरह का होता है। ऑर्बिटल मोशन का मतलब होता है डोर, यानी जब भी हम ऑर्बिटल मोशन कराएंगे, तो पहला जंक्शन ये मान के चलो, सिंपलिस्टिक हमें रखना है, ये हमको मान के चलना है, जस्ट विजुलाइज ओनली, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। विजुलाइज ओनली एफएमओस, ओनली एफएमओस, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही विजुलाइज करना है। तो देखो, रोटेशन ऑफ एफएमओ दो तरह का होता है। रोटेशन ऑफ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह का होता है।
पहला होता है कन रोटेशन और दूसरा होता है डिस रोटेशन। कन का मतलब क्या होता है, अगर आप एटिमोलॉजी में जाओ, कन का मतलब सेम, कन का मतलब सेम मोशन हो रहा है, और डिस का मतलब अपोजिट हो रहा है। डिस का मतलब अपोजिट, डिसेंट होता है ना, डिसेंट यानी एक अपोजिट, टू होल्ड अ डिफरेंट या एग्जैक्टली अपोजिट व्यू, डिसेंट। कन का मतलब कनकर कर रहा है, कनकर, कनकर मतलब कि टू हैव अ, टू बी ऑन द सेम पेज, टू बी ऑन द सेम पेज। उसी तरह जो ऑर्बिटल मोशन होता है, ये या तो सेम हो सकते हैं या तो अपोजिट हो सकते हैं। सेम होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे फ्रंटियर मार्कुलर ऑर्बिटल है, या तो दोनों क्लॉकवाइज घूमे, जो हमारे फ्रंटियर मार्कुलर ऑर्बिटल है, सपोज करो हमने ये ले लिया था 135 हेक्साट्राइन, मान लो ये है ऐसे, ठीक है। और एक सिनेरियो हमने ले लिया, जस्ट अ मिनट, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। हमको नॉन फ्रंटियर से मतलब नहीं है। तो पहला केस क्या हो सकता है, ध्यान से देखो कि ये ऊपर प्लस है और ये ऊपर प्लस है, जो माइनस है और ये माइनस है, ठीक। ये ऊपर प्लस है लेकिन ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, माइनस है, और ये क्या है, माइनस है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये एफएमओ 1 हुआ, ये हमारा फ्रंटियर मार्कर 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। ध्यान से देखो अंतर क्या है, यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। क्यों, अगर मैं यहाँ से तोड़ूं तो दोनों क्या है, प्लस ऊपर है, प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, माइनस नीचे है। ये क्या है, यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे प्लस ऊपर है, ठीक, और यहाँ पे प्लस नीचे है, तो यहाँ पे क्या है, C2 है। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री हमें मिल गई, ये हो गई M सिमेट्री, ये क्या हो गई, C2 सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेजिनरी एक लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो देखो ये क्या है, C2 है, ठीक। और ये मालिक्यूल के सेंटर से जा रहा है इमेजिनरी लाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इक्वल हाउस में टूट रहा है। तो C2 सिमेट्री, ये सिमेट्री। अब चलो देखते हैं, और हमको एक अजम्पशन क्या लेना है कि मॉलिक्यूल का जो प्रेफरेंस होता है वो हमेशा, अगर क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो वो क्या होता है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा। बॉन्डिंग करने के लिए वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब प्लस प्लस के साथ जुड़ना चाहेगा, माइनस माइनस के साथ, ठीक है, प्लस प्लस के साथ या माइनस माइनस के साथ। ऑलराइट, तो दिस इज अ बेसिक प्रीमाइस। तो यानी आप ध्यान से देखो, अगर मुझे इसके प्लस को इससे प्लस से जोड़ना है, तो मैं अगर इसको क्या ले जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज, क्या ले जा रहा हूँ इसको, मान लो इस तरह से घुमाया, ये थोड़ा सा घूमते 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 यहाँ है, ठीक। और इसको मुझे कैसे ले जाना हो, अगर मैं ऐसे ले गया, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये नीचे वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो यानी मुझे इसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, इसको मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एक क्लॉकवाइज घुमा और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा, घुमा, ठीक। तो यानी अपोजिट, अपोजिट घूम रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिस रोटेशन। क्या बोलेंगे, डिस रोटेशन हुआ है, फ्रंटियर मार्कुलर ऑर्बिटल ने डिस रोटेशन किया है। क्यों किया है, ताकि जो कंजर्वेशन है, जो सिमेट्री है, प्लस का प्लस से जुड़ा हो जाए, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल सिमेट्री, ठीक। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे अब इस वाले में घुमाना है। तो अगर सपोज करो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक। तो मुझे प्लस को प्लस से जोड़ना है, तो मैं नीचे वाले को ऊपर लाना चाहूंगा, तो मैं इसको भी अगर क्लॉकवाइज कर दूं, इसको भी मैं क्लॉकवाइज कर दूं, तो ये प्लस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये माइनस कहाँ चला जाएगा, अपोजिट चला जाएगा, तो प्लस प्लस से जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पे क्या होगा तब, इसको हम बोलेंगे कन रोटेशन, दोनों कन रोटेशन। समझ में आया। तो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेना है हमें, वहां पे चेक करना है, ये ड्रॉ करना भी हम सीखेंगे, लेकिन कन और डिस्क का मतलब समझ जाओ, ठीक है, ठीक है। फिर कन, इसके अंदर कन के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमे, या तो दोनों क्लॉकवाइज घूमे, या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमे। उसी तरह अगर अपोजिट है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज, और जो एंटी क्लॉकवाइज पहली बार में घूमा वो क्लॉकवाइज घूम जाए, जो क्लॉकवाइज पहली बार में घूमा वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। तो ये चारों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, दोनों, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, और ये क्या करे, घूमे क्लॉकवाइज। इसमें क्या है, ये क्लॉकवाइज घुमाना
अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे और जो ये क्लॉकवाइज घूमा ये भी क्या घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, तो भी सेम आएगा। क्लियर? तो चारों पॉसिबिलिटी हमने देख ली। इसी का यूज हमें करना है। क्या अजम्पशंस लेने हैं? इट विल बी वेरी इजी कि हमें अजम्पशंस ये लेने हैं कि भाई ये अजम्पशंस क्या है, ये एक्चुअली रियल में तो ऐसा ही होता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी आगे चल के बिल्ड होगा, वो चीज इजीली समझाने के लिए कि किस तरह का रोटेशन होगा, किस रोटेशन को क्या बोलते हैं, वो समझाने के लिए मैंने बोला। और उसमें दूसरा अजम्पशन हम क्या लेते हैं, केवल फ्रंटियर मार्कुलर ऑर्बिटल को कंसीडर करेंगे। जस्ट विजुलाइज एफएमओ ओनली। ठीक है, केवल हमें एफएमओ को देखना है। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो प्लस का प्लस से जुड़ना तय है और माइनस का माइनस से जुड़ना तय है, तभी कन्रोटेशन और डिसरोटेशन हम बोलेंगे। और सिमेट्री ही डिसाइड कर देगा कि कौन सा रोटेशन होना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमने समझ ही लिया। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट 4 हो गया। तो व्हाट आई हैव डन कि आई हैव डन दिस थिंग कि कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में समझाया जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 4 हमारा हो गया। तो अब आते हैं ड्रॉ करने पे। अब हम ड्रॉ, अब इस सेगमेंट में, नाउ इन द नेक्स्ट सेगमेंट्स, ड्रॉइंग ऑफ एमओ डायग्राम्स। ठीक है, अब हम ड्रॉ करना सीखेंगे। पहले तो ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर अब हम इसके अंदर वैल्यू एडिशन ट्रिक्स देखेंगे कि क्या वैल्यू एडिशन ट्रिक्स कर सकते हैं। फिर उस पे हम अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको अप्लाई करेंगे। की कॉन्सेप्ट्स प्लस की टर्म्स जो अब तक हमने पढ़ा है, वो उसको अब देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब चलो, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है पाई इलेक्ट्रॉन ओनली सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन जो हो सकती है दैट इज इथाइलिन, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन के अंदर सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी 2। क्लियर? बिल्कुल मैं मैथमेटिकल अप्रोच लेके चलूंगा। फिर आप इसके बाद एग्जाम में क्या करोगे, एज पर एलसीओ मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स का तरीका यह है कि नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो नंबर ऑफ वेव फंक्शन भी उतने ही होंगे और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी उतने होंगे। और जो नंबर ऑफ एमओ बनेंगे उसके जो हाफ होंगे वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, और हाफ जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखो, नंबर ऑफ नोड्स निकालना सीखते हैं। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, साई स्क्वायर की वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, और यहाँ पे कभी बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। नोट्स ये होते हैं। ठीक, नोट्स के बारे में थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पे दे दी। ठीक है, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नोट्स। अब नोट्स का कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है n-1, यानी जो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे टोटल कितने वेव फंक्शंस बन रहे हैं, नंबर ऑफ साई कितने होंगे, सेम होंगे, नंबर ऑफ साई भी 2 होंगे। ठीक, अब देखो जब 2 साई होंगे तो n, इसको जो नंबर ऑफ साई होता है जो इसके नीचे लिखते हैं वो होता है साई n। तो साई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर साई 1 और साई 2। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और कि जितने ज्यादा नोड्स होते हैं, जितने ज्यादा नोड्स होते हैं एनर्जी उतनी ज्यादा होती है और स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। ठीक है, नोड्स ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। चूंकि नंबर ऑफ नोड्स कितने बन रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ साई कितने बन रहे हैं, 2, तो साई वन के लिए ये n होता है, तो n की वैल्यू 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, यानी नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे साई 1 में 0, साई 2 में कितने होंगे n-1, 2 माइनस 1 यानी 1। क्लियर? तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, साई 1 की एनर्जी कम और साई 2 की एनर्जी ज्यादा। तो अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ध्यान से। ये हमारा हो गया, ये हमारा एक एनर्जी की एक्सिस हो गई। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये हमारी एनर्जी की एक्सिस हो गई। ऑलराइट, और यहाँ पे हमने साई 1 ले लिया और ये हमारा साई 2 ले लिया। नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ नोड्स कहाँ पे 0 आ रहे हैं, साई 1 के अंदर 0 और साई 2 के अंदर 1। ठीक है, अब देखो साई 1 के अंदर जो नोड्स होंगे वो 0 कैसे हो रहे हैं,
जब हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ पे हमको केवल क्या मिल रहा है, एम सिमेट्री। क्या मिल रहा है, एम यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री केवल दिख रही है। जबकि अगर मैं यहाँ चल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ से मैं चल रहा हूँ यहाँ पे आया, और यहाँ से चल रहा हूँ तो यहाँ पे आया, अपोजिट अपोजिट दिशा में। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, सी टू सिमेट्री यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री वाली। ठीक है, चलो। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ नोड्स की अगर हम नोड्स की बात करें तो साई वन में 0 और यहाँ पे 1, इसलिए इसकी एनर्जी क्या हो गई साई टू की ज्यादा, क्योंकि नोड्स ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो ग्राउंड स्टेट टर्म में, ग्राउंड स्टेट यानी थर्मल कंडीशन में, यानी जब थर्मल कंडीशन रहेगी तो उस केस में मेरा साई वन क्या हो जाएगा, होमो। कैसे होमो हो रहा है, कैसे लुमो हो रहा है, उसके पहले अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मत काउंट करो, यहाँ पे काउंट करो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तब हम इसके अंदर अबाउ रूल लगाएंगे और बाकी के रूल्स तो कितने हैं, 2। अब यहाँ ये जब 2 पता चल जाएगा तो इसके अंदर अब हम क्या लगाएंगे, अबाउ रूल लगाएंगे, हुन्स रूल लगाएंगे और पाउली रूल लगाएंगे। ये तीनों रूल का यूज होगा। तो हमने पहले साई वन बनाना सीख लिया, साई टू बनाना सीख लिया, और जब सी टू सिमेट्री आ रही है तो वहां पे हमने क्या देखा कि एक लोड भी आ रहा है। तो जब ग्राउंड स्टेट होगा, जब ग्राउंड स्टेट होगा तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस वाले लेवल पे दो के दोनों भर दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 0। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन उड़ के, जो मान लो एंटी माइनस हाफ स्पिन चेंज नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, जो हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होना है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और अपने नेक्स्ट लेवल पे, यानी साई वन पे है तो अब साई टू पे चला जाएगा। तो ये चीज कैसे हम कर पाते हैं, हाउ हाउ वी विल एलिवेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई, बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन फ्रॉम थर्मल टू फोटोकेमिकल। तो थर्मल में ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, जो मेरा ये क्या है, अनऑक्युपाइड है, ये क्या है, ऑक्युपाइड है। तो ये क्या हो जाएगा, साई वन विल बी द होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो होगा साई टू जो होगा, ये क्या हो जाएगा, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड। जैसे तुम फोटो इसमें करोगे, फोटोकेमिकल कंडीशंस में करोगे, एक एनर्जी लेवल यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साई थ्री हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, अब जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों फुल्ली ऑक्युपाइड था, ये जो होमो है, ये एक्चुअली होमो ना होके इसको हम क्या बोलेंगे, सोमो, सिंगली ऑक्युपाइड, या होमो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन सोमो होना चाहिए। ठीक है, बट होमो भी बोल दोगे तो कोई इशू नहीं होगा। एक चीज जो और चेंज हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम साई टू, यहाँ पे हमने साई टू लिया था, यहाँ पे साई टू स्टार। स्टार ये डिनोट कर रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट का होमो है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट का होमो है। और यहाँ पे साइमन स्टार नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये होमो किसका है, ग्राउंड स्टेट का है, होमो ऑफ ग्राउंड स्टेट। और ये क्या है, होमो ऑफ एक्साइटेड स्टेट, इसलिए स्टार किया। अब चूंकि यहाँ पे देखो ये भी ऑक्युपाइड है, ये वाला भी ऑक्युपाइड है, तो अनऑक्युपाइड में लोवेस्ट एनर्जी किसकी होगी, साई थ्री की। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लूमो ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ये क्या हो जाएगा, लूमो ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो क्या सीखा, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। ठीक है, एमओ डायग्राम भी बनाना सीख लिया, नोट्स भी सीख लिया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, अब हम इसको समराइज कर देते हैं। देखो क्या सीखा, पहला सीखा कि जो मेरा इथाइलिन है उसमें जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है वही क्या है, उतने ही वेव फंक्शन है। ये वेव फंक्शन मिलके नंबर ऑफ एमओ बनाते हैं। इसके हाफ जो होते हैं बॉन्डिंग हो जाते हैं और हाफ जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो साई होगा, ये मान लो अगर दो केस बना, साई वन बना और साई टू बना, तो जो साई टू है इसमें नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला है n-1। तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1-1 यानी यहाँ 0 साई वन में, यहाँ पे 2-1 यानी 1। और हमें पता है कि नोड्स जितने ज्यादा होंगे एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो हमने ये भी सीख लिया कि ऑर्बिटल डायग्राम में साई वन की एनर्जी कम और साई टू की एनर्जी
ज्यादा होगी। फिर हमने क्या देखा कि इसको हम अलग अलग कंडीशंस में सब्जेक्ट करेंगे। अगर मैं थर्मल कंडीशन में करूंगा, यानी थर्मल यानी हीट कंडीशन में, या फोटोकेमिकल में करूंगा, फोटोकेमिकल यानी एचन्यू कंडीशन में, तो इसको मैं बोल दूंगा ग्राउंड स्टेट। क्या बोल दूंगा? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो होमो होगा या सोमो होगा या लुमो होगा, ये अलग होंगे। और जो फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा वो एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे होमो, सोमो और लुमो अलग होंगे। होमो, सोमो और लुमो ये क्या होंगी? डिफरेंट होंगे। इसका हमने ये भी देखना सीख लिया। क्लियर है? चलो, तो इस तरह से। और एक पॉइंट हमने क्या देखा, जब भी तुम थर्मल से यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट करोगे, देर विल बी नो स्पिन चेंज। नो स्पिन चेंज। क्या चेंज होगा? केवल रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा स्टार से, यानी हर चीज को हम स्टार से दिखाएंगे अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। ठीक है? तो साई एन की अगर मैं थोड़ा सा टिप्स की बात करूं, थोड़ी सी ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, साई एन की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑड हो सकती है या इवन हो सकती है। साई वन हुआ तो ऑड हुआ, इवन हुआ तो दो हुआ। तो साइन ऑफ टर्मिनल ऑर्बिटल, जो टर्मिनल ऑर्बिटल्स हैं यानी फ्रंटियर, जो ये वाले ऑर्बिटल्स की हम बात करें, टर्मिनल ऑर्बिटल, और ये वाले जो होंगे अंदर, ये नॉन टर्मिनल ऑर्बिटल्स होंगे। तो हम टर्मिनल ऑर्बिटल्स में अगर हम बात करें, अगर ऑड हुआ, अगर साई वन की वैल्यू क्या हुई? ऑड, तो वहां पे हम क्या देखेंगे कि जो प्लस ऊपर है प्लस ऊपर है, यानी दोनों का साइन क्या होगा? सेम सेम। और अगर अपोजिट हुआ तो ये क्या हो जाएंगे? ये ऊपर प्लस है तो प्लस अपोजिट हो जाएगा, यानी इसके अंदर क्या होगा? एक तरह से C2 सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है? नॉन टर्मिनल ऑर्बिटल को मेंटली डिलीट कर दो, ये क्या कर दो, मेंटली इसको डिलीट करके चेक करोगे अगर, तो ये देखो अपोजिट आ रहा है। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर डिलीट करके चेक करोगे तो यहाँ पे एम सिमेट्री आ रही है, यानी यहाँ पे क्या आ रही है? एम सिमेट्री आ रही है टर्मिनल ऑर्बिटल्स में। और हमें टर्मिनल ऑर्बिटल से देखना है, यानी फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही चेक करना है। तो ये ट्रिक हो गया थोड़ा सा एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है? कि सिमेट्री गेस कैसे करोगे? तो साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल्स कैन बी इजीली गेस्ड बाय दिस ट्रिक, कि ऑड है या इवन है। ठीक है? उससे नोट पता चल जाएगा, नोट भी हम लोग करना भी, कैलकुलेट करना, एक एलोबरेटिव प्रोसेस भी देख लेंगे। ये देखो, अब हम लेते हैं थोड़ा सा और डाई इन ले लिया। ये क्या ले लिया हमने? डाई इन ले लिया। कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चार हमें भरने होंगे, हमें चार भरने होंगे। कितने साई बनेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? चार हैं, तो चार साई बनेंगे। ठीक है? और चार एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो यानी चार एमओ बनेंगे, चार एमओ बनेंगे। और जो ये चार एमओ बनेंगे उसमें दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और दो बॉन्डिंग बनेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे हुंस लगेगा, बाउ लगेगा और पाउली लगेगा। ठीक है? नोट्स काउंट कर लो, तो टोटल चार है। तो देखो ध्यान से, साई वन सबसे नीचे होगा, फिर साई टू होगा, फिर साई थ्री होगा, फिर साई फोर होगा। नोट्स की बात कर लो, n-1 जीरो, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा थ्री। तो एनर्जी का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर अगर हम देखें, साई वन की एनर्जी सबसे कम, फिर साई टू की, फिर साई थ्री की और फिर साई फोर की। तो कितने ऑर्बिटल, कितने नोड्स हैं? जीरो वन टू थ्री। ठीक है? जीरो वन टू थ्री। अब एलोबरेट करके देखते हैं पहले। अब यहाँ पे हम साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल का वो यूज कर लेते हैं, साइन ऑन ट्रिक। साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल्स का ट्रिक क्या था? कि जो मेरा ये है, वन क्या है? ऑड है। टू क्या है? इवन। ये क्या है? ऑड है। तो ये क्या है? इवन। तो साइन क्या होगा? साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल्स ये सेम होगा, सेम होगा, अपोजिट होगा, सेम होगा और अपोजिट होगा। तो केवल टर्मिनल ऑर्बिटल्स पे पहले फोकस करते हैं, कैसे इसको हमें ड्रॉ करना है। देखो ध्यान से, ये टर्मिनल ऑर्बिटल है, टर्मिनल ऑर्बिटल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है और टर्मिनल है। ये हमारा टर्मिनल ऑर्बिटल है। अब देखो ये क्या हो गया? साई वन हो गया, साई टू हो गया, साई थ्री हो गया और साई फोर हो गया। अब चलो, ये क्या हो गया? ऑड, इवन, ऑड, इवन। ठीक। अब नोट्स की बात कर लो, जीरो,
1 2 3। नोट क्या होता है अभी हमें समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा था कि जो साइन होंगे, जो साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे, अपोजिट होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्लियर, ये भी चलो क्लियर। तो हमने क्या देख लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया, यहाँ पे ध्यान से, इफ यहाँ पे कार्बन काउंट किया, साइड डिसाइड किया, साइड डिसाइड करने के बाद फिर हमने देखा नोड्स कितने हैं, नोड डिसाइड करने के बाद साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल देख लिया। ठीक है, साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल हमने सेम अपोजिट डिसाइड कर लिया, फिर नोड्स भी डिसाइड कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं, फिर एनर्जी हमें ऑर्डर पहले से पता है, तो ये हमें एनर्जी का ऑर्डर पहले से पता है, साई 1 साई 2 हमें एनर्जी का ऑर्डर पता चल गया। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये प्लस है तो ये भी सेम, यानी सेम आ रहा है। ठीक, अब देखो ये अपोजिट होगा, ये प्लस है तो ये प्लस है। ठीक, तो यहाँ पे सिमेट्री का भी एक कॉलम बना लो, यहाँ पे सिमेट्री का भी एक कॉलम बना लेते हैं। कौन सी सिमेट्री होगी, तो अब देखो यहाँ पे सिमेट्री क्या होगी, ये क्या हो जाएगा एम, ये क्या हो जाएगा C2, ये क्या हो जाएगा M, ये क्या हो जाएगा C2। क्लियर, तो हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख ली, ऑड है या इवन है देख लिया, फिर वहां से नंबर ऑफ नोट्स भी देख लिए, यहाँ इस वाले कॉलम से नोट्स भी देख लिया, इन्फॉर्मेशन जुटा लिया। अब हमने साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल्स भी देख लिया, अब हमें नोट्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए केवल, बस क्लियर हो जाएगा। अब देखो, चूंकि यहाँ पे नोट्स कितने हैं, 0 है, तो देखो यहाँ पे जब तुम इस ऑर्बिटल से यानी कार्बन 1 से कार्बन 2 और कार्बन 2 से कार्बन 3 और कार्बन 4 जाओगे, सब में सेम आएगा। सेम आने का मतलब नोड क्या है, 0 है। जबकि यहाँ पे मुझे एक नोड बनाना है, यहाँ पे मुझे एक नोड बनाना है, एक नोड का मतलब क्या होता है, ये देखो ध्यान से, जब जब तुम्हारे दो ऑर्बिटल सेम साइन पे हो, यानी इन इसको डिलीट कर, इसको हम क्या करें, इसको अभी हम नहीं मान के चल रहे हैं, जस्ट मैं एक शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ। जब आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, इसको डिलीट मान लो। ठीक, आप दो एडजेसेंट को अगर देखो तो ये क्या होगा, सेम टू सेम, यानी यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। क्लियर, यानी नोट क्या होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नोट क्या हो गया, 0 है। ठीक, अब देखो इनके बीच में बॉन्डिंग हो पाएगी क्या, इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये जो साइन बनाया गया है, यानी ये जो साइन बनाया गया है ये नोट दर्शा रहा है, यानी कार्बन 2, यानी ये कार्बन 1 कार्बन 2 के बीच में नोड नहीं है, लेकिन कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में एक नोड है, और टोटल नोड्स कितने होने चाहिए, 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग हो सकती है, तो यहाँ पे नोड अपसेंट है। क्लियर, तो नोड पहचानने का तरीका ये होता है। अब आते हैं साई 3 में, साई 3 में हमें कितने नोट्स चाहिए, साई 3 में हमें दो नोट्स चाहिए, टर्मिनल का हमें पहले से पता है, वी नो द साइन इन द टर्मिनल, तो यानी यहाँ पे हमारा जो एम है, यहाँ पे जो है एम है। तो अब देखो मुझे दो क्या चाहिए, दो मुझे चाहिए नोट्स। तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। ठीक, तो एक नोड क्या हो गया, एक नोड C1 और यहाँ पे हमारा C1 C2 C3 और C4 है ये, तो ये क्या हो गया, एक नोड, और ये क्या हो गया, दो नोड, यानी C1 C2। बट इसके बीच में क्या है, बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कर सकता है, ये बॉन्डिंग कर सकता है, तो एक नोड है केवल, एक नोड यहाँ पे C1 C2 में और एक C3 C4 के बीच में। अब मुझे तीन नोड चाहिए, तो एक नोड, दो नोड और तीन नोड, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इंट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है किसी के बीच में। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो, जहाँ पे नोड्स नहीं है, ये बॉन्डिंग इंट्रैक्शन इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। ठीक, अब देखो ये बॉन्डिंग इंट्रैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग इंट्रैक्शन इनके बीच में हो सकता है। ठीक है, अब मैं वो बॉन्डिंग वाला अलग से बना दे रहा हूँ, जस्ट a minute। ये देखो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे बॉन्डिंग आइसोलेटेड बॉन्डिंग हो रही है, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है बॉन्डिंग इंट्रैक्शन घट रहा है। यहाँ पे कितने इंट्रैक्शन है बॉन्डिंग के, एक दो तीन, यहाँ पे कितने हैं, एक और दो, यहाँ कितने हैं, एक, यहाँ कितने हैं, 0। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, ये हो गया मेजर कॉन्सेप्ट, कैसे ड्रॉ करना होता है।
ठीक है, एग्जैक्टली। आई गेस अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे देख लिया, ऑर्बिटल कैसे चेक कर लिया, इसमें कौन से बॉन्डिंग है कौन से एंटी बॉन्डिंग है। मैंने क्या बोला, दो बॉन्डिंग होंगे और दो एंटी बॉन्डिंग है। जो नीचे के दो हैं ये क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जस्ट अ मिनट, ये क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, देर इज नो कोरिलेशन। ध्यान से मैं लिख दे रहा हूं, देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन बीएमओ एंड नोड्स। तो इट इज अ वेरी पॉपुलर मिसकंसेप्शन कि बॉन्डिंग में नोड्स नहीं होते। नहीं, देखो ये बॉन्डिंग है बट इसके पास एक नोड है। देख रहा हूं, ये बॉन्डिंग है, इसके पास एक नोड है अभी भी। ठीक है, ये क्या है, बॉन्डिंग है, इसके पास नोड नहीं है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नोड में कोई रिलेशन नहीं होता। बॉन्डिंग के अंदर नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। एंटी बॉन्डिंग में तो पक्का है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मस्ट हैव नोड, मस्ट हैव नोड्स। इनके पास नोड्स होगा, बट बीएमओ के पास कैन और कैन नॉट। ठीक है, नोड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और दूसरा हमें क्या पता है, इनका एनर्जी ऑर्डर हमें पता है कि नोड जितने ज्यादा बढ़ेंगे वहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होती जाएगी। तो देखो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, तो नंबर ऑफ नोड्स अगर बढ़ेंगे तो जो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है वो क्या कर रहा है, घट रहा है, बॉन्डिंग इंट्रैक्शन घट रहा है। ठीक है, तो नोड्स बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी और बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस कम होते जाएंगे, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, तो रिएक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। एक चीज और देखो ध्यान से, जो हमारे बॉन्डिंग वाले थे वहां पे स्टार नहीं लगा है, और जहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो क्या है, स्टार है। तो ये बीएमओ हो गया, ये साइन कन्वेंशन समझो। तो स्टार कब आ रहा है, या तो एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, या फिर हमारा कब आ रहा है, जब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। क्लियर। चलो, सिमेट्री हमें पता चल जा रही है। एम सिमेट्री कहाँ पाई जा रही है, तो जहां पे एम सिमेट्री पाई जाएगी है ना, साई वन में पाई जा रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साई वन की डिटेल्स है, ये क्या है साई टू की डिटेल्स है, ये क्या है साई थ्री और साई फोर। तो जब कहाँ कहाँ एम सिमेट्री पाया जाएगा, साई वन में, साई वन में, साई थ्री में। तो देखो साई वन में ये क्या हो गया, एम सिमेट्री पाया जा रहा है, तो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और एंटी सिमेट्रिक हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब एंटी सिमेट्रिक विद साई टू क्या है, यहाँ पे एम नहीं पाया जा रहा है, ए मतलब अब्सेंट है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक है। और साई टू के केसेस में क्या पाया जा रहा है, साई टू के केसेस में सी टू, और यहाँ पे सी टू। तो यहाँ पे देखो साई टू क्या हो जाएगा, ये सी टू पाया जा रहा है सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू सी टू, साई फोर इज सी टू। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो कोई भी एक ऑर्बिटल है वहां नोट्स भी बता दो, साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल्स भी बना लो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंट्रैक्शन भी काउंट कर लो, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्डिंग इंट्रैक्शन की बात कर लें, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस की बात करें, तो साई वन में कितने बन रहे हैं, एक दो तीन। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, दो। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, वन। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, जीरो। तो बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस भी तुम यहाँ से देख सकते हो। तो जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, इट विल बी वेरी वेरी, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी क्या क्या इंफॉर्मेशन हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं एक सिंपल डायग्राम। ठीक है, एग्जाम में क्या बनाना है, या अभी जब हम आंसर राइटिंग वाला पार्ट करेंगे तो वहां पे ये करेंगे। तो आई गेस मैंने आपको अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, रोटेशन से लेके सब कुछ बेसिक्स अच्छे से। कुछ ये आंसर राइटिंग वाले एस्पेक्ट है, तो ये जो है आप एज एन असाइनमेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अलायंस सिस्टम में कैसे बनेगा, ये सब बहुत ईजी है करना। ठीक है, ये यहाँ पे अलायंस सिस्टम में क्या होगा, तीन एटॉमिक, तीन कार्बन है, तो नंबर ऑफ साइल कितने होंगे, तीन होंगे। नंबर ऑफ एमओ कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एमओ तीन बनेंगे। क्योंकि एक क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर आ रहे हैं, तो हाफ, एक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग एमओ हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग एमओ। एक जो हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग एमओ हो जाएगा।
और एक जो हो जाएगा वो बॉन्डिंग एमओ हो जाएगा। ठीक है, जब नंबर ऑफ एमओ, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ एमओ दो तरह से इवन हो सकता है। अगर इवन होगा दो चार तो हाफ वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ बी एमओ और हाफ हाफ ए बी एमओ। लेकिन अगर वो ऑड हो गया, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो इस केस में क्या करना, एक को ए बी एमओ बना देना, एक को सॉरी एक को नॉन बॉन्डिंग बना देना, एक को नॉन बॉन्डिंग बना देना। 3 अगर है तो उसको माइनस कर देना, तो अब कितना बचा, 3 - 1, एक की क्या बन गया, नॉन बॉन्डिंग। अब दो को आधे आधे में तोड़ देना, दो को हाफ बी एमओ कर देना और बाकी को हाफ एंटी बॉन्डिंग एमओ कर देना। इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है, तो एलाइल सिस्टम में ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इट विल बी वेरी वेरी हैंडी। तो ये हम कॉन्सेप्ट कहाँ पे, जब हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये जो हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो यहाँ पे हम एक पार्ट और कर सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये कब देखने को मिलेगा, जब हमारा जब हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स या साई की संख्या क्या होगा, ऑड होगा, तब हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमेशा मिड, जो इनका एनर्जी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग, फिर नॉन बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। ठीक है, चलो, तो ओवरऑल हम ये सब समझ गए, ये सारा कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ गया। ऑलराइट, अब ये लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, तो हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो ये वाला एलाइल वाला सिस्टम बहुत इजी हो गया, तो जो एंटी नॉन बॉन्डिंग होगा उसको बीच में कर देना, बाकी कैटायन है कि एनायन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कैटायन होगा तो नंबर ऑफ यहाँ पे काउंट कर लेंगे उसको। ठीक, अब इसको अगले वाले लेक्चर में एलाइल सिस्टम का मैं अच्छे से वो कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 2,4 पेंटाडाइनल सिस्टम का, और ये PYQ में आया हुआ है, हेक्साट्राइन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करना है, इसको एज ए होमवर्क आप कर लोगे। इसमें क्या करना है आपको, साई एन को कोरिलेट करना है नोड से, नोड को कोरिलेट करना है सिमेट्री एलिमेंट से, सिमेट्री एलिमेंट को कोरिलेट करना है साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल से, साइन ऑन टर्मिनल ऑर्बिटल को कोरिलेट करना है, ये हो गया हमारा। ठीक है, साइन है, नंबर ऑफ नोड्स बना देना है। ठीक है, नोड्स बन जाएगा, बॉन्डिंग, फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंट्रैक्शन चेक कर लेना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंट्रैक्शन चेक करना है विद वर्सेस नंबर ऑफ नोड्स। अब यहाँ पे आप देखोगे इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, तो ये सब इजीली हो जाएगा यहाँ से। अब लेक्चर 2 के अंदर हम बाकी चीजें करेंगे, और लेक्चर 1 के जो होमवर्क है इसको हम डिस्कस भी करेंगे। ऑलराइट, तो मैं लेक्चर यहाँ पे वो कर दूंगा, शेयर भी कर दूंगा। और एलाइल सिस्टम, हेक्साट्राइन सिस्टम और GTA24 पेंटाडाइनिन, दिस विल बी अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, जिसको आपको करना है। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर।